बहुत से लोग प्रोग्रामिंग तो सीख लेते हैं, उनको जावा, पास्कल, पाइथन, सी शार्प सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है। प्रोग्रामिंग किसका नाम है? लॉजिक का नाम है। लॉजिक जो हमारे दिमाग के ख्यालात हैं, ये हम कागज़ पे मुंतकिल कर दें, ये प्रोसेस जो है वो लोगों की समझ में नहीं आता है। इस कोर्स के अंदर हम इसी चीज़ को जो है वो पढ़ेंगे, जिसको कंप्यूटिंग के ज़बान में एल्गोरिथम्स कहते हैं। एक दफ़ा आपको ये एल्गोरिथम बनाना आ जाए, ये एल्गोरिथम आपकी समझना आ जाए, फिर प्रोग्रामिंग सीखना ये मिनटों का काम है। इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, इस कोर्स को आप पढ़ें, और इस कोर्स को पढ़ने के बाद जावा, पास्कल, पाइथन, सी शार्प, सी, ये तमाम के तमाम कोर्सेज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और यही कोर्सेज़ इस कोर्स के बाद हम ऑफ़र करेंगे और उसको हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, और आपके लिए प्रोग्रामिंग का सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तक जो आप लोगों ने कोर्स के अंदर देखा है, इसमें हमने ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के एल्गोरिथम्स देखे, और इसके अंदर जो हम काम करते हैं वो आमतौर पे दो इनपुट्स के साथ काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर थोड़ा जल्दी में हम एक एल्गोरिथम लिख लें तो इसके अंदर क्या होता है, टेक फर्स्ट इनपुट एज वेरिएबल ए, फिर हम लिखते हैं टेक सेकेंड इनपुट एज वेरिएबल बी, फिर हम इसको ऐड करवाते हैं और उसको किसी और वेरिएबल में डाल के फिर हम आउटपुट करते हैं। पिछले सारे वीडियोस के अंदर ये चीज नजर आ रही है। याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि अब इसके अंदर हम कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि दो ही क्यों, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1,00,000 वेरिएबल्स को अगर हम ऐड कराना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा? क्या हम इसको 4, 6, 8, 1,00,000 दफा इस स्टेटमेंट को लिखें? यानी कि टेक फर्स्ट इनपुट एज वेरिएबल ए, टेक सेकंड इनपुट एज वेरिएबल बी, टेक थर्ड इनपुट एज वेरिएबल सी, टेक फोर्थ इनपुट एज वेरिएबल डी, और इस तरह से टेक 100th वेरिएबल एज सम वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में यह काम बहुत आसानी से हल हो जाता है। इसके लिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले देखा वो वेरिएबल्स का था। वेरिएबल्स आमतौर पे जो हम बनाते हैं वो ए, बी, इस तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कैपिटल में भी हो सकते हैं। और एल्गोरिथम में अच्छा है कि अगर आप नाम जो है वो मीनिंगफुल नाम रखें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल का नाम अपना नाम भी लिख सकता हूं, अपने घर वालों का नाम भी लिख सकता हूं, लेकिन आखिर इस केस में अगर 100 इनपुट्स हैं तो क्या मुझे 100 डिफरेंट नाम वेरिएबल्स के रखने पड़ेंगे? इसके लिए प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का मजमुआ यानी कि वेरिएबल्स का कलेक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे A1, A2, A3, ये भी वेरिएबल्स है। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इनको कहते हैं अरे। अरे की मदद से हम ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं जो A1 से लेके आगे तक चल सकते हैं, या B1 से लेके आगे तक चल सकते हैं, X1 से लेके आगे तक चल सकते हैं। तो अब यहां पे फर्ज करें कि हमारे पास 5 इनपुट्स हमें लेनी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? टेक सेकेंड इनपुट एज वेरिएबल A2, टेक थर्ड इनपुट as A3, take fourth input as variable A4, take fifth input as variable A5। अभी भी
मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह यह है कि कितनी दफा आखिर इसको लिखते रहेंगे। इसके लिए आज हम एक नया कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग का सीखेंगे। जैसे पिछली लेसन्स के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग का सीखा था। आज एक नया कंस्ट्रक्ट सीखेंगे, इसको कहते हैं लूप्स, और बाज लोग इसको कहते हैं आइटरेशंस। बहुत आसानी से हम चंद स्टेटमेंट्स के अंदर इस काम को कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास दो तरह के लूप्स बहुत कॉमन है, हर एल्गोरिथम में यूज होते हैं और इसी वजह से हर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। एक फॉर का लूप है और दूसरा व्हाइल का लूप है। इसी काम को बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे for I is equals to 1 to n। ये I एक वेरिएबल है जो हर इटरेशन पे स्टार्ट होगा। पहली इटरेशन पे 1, दूसरे इटरेशन पे 2, तीसरी इटरेशन पे 3, और n जो है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। अब इसको कैसे लिया जाए? टेक ith input as variable ai। ऊपर जो हमने 5 लाइन में काम किया है, यहां पे बस यही 2 लाइन काफी है। अगरचे ये ऐड नहीं कर रहा, लेकिन अब अगर हम इसको चलाना शुरू करें तो हम कहेंगे i इज इक्वल्स टू 1, ये इस लूप के अंदर जाएगा। टेक फर्स्ट इनपुट एज वेरिएबल a1, टेक सेकेंड इनपुट एज वेरिएबल a2, टेक थर्ड इनपुट एज वेरिएबल a3, टेक फोर्थ इनपुट एज वेरिएबल a4, टेक फिफ्थ इनपुट एज वेरिएबल a5। यहां पे बहुत सारे सवाल जन्म ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर लूप को कैसे पता चलेगा कि ये कब खत्म होना है, कब शुरू होना है? इसके लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपना एक तरीका बताया है जो लेटर हम सीखेंगे। फिलहाल ये है कि ये आइटरेशंस बता रही है। पहली आइटरेशन, दूसरी आइटरेशन, तीसरी आइटरेशन, नीचे आएगा, फिर वापस आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस आएगा। इसी फॉर लूप के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे हम बड़े आराम से इसी के अंदर वैल्यूज भी ऐड करा सकते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 जितना n है प्लस an, और इन सारी वैल्यूज को किसी वेरिएबल फॉर एग्जांपल x में स्टोर करा दें। तो आइए देखते हैं। ये फॉर की स्टेटमेंट ने ये कहा कि टेक फर्स्ट इनपुट एज वेरिएबल a। सपोज हम वेरिएबल c के अंदर इसका एडिशन डालना चाह रहे हैं। अगर हम इस तरह का एल्गोरिथम बनाए, बात फिर मैं वहीं पे वापस करता हूं कि इस वक्त हम मल्टीपल नंबर्स को ऐड करने की लॉजिक बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लस जो होता है ये बाइनरी ऑपरेटर होता है, यानी कि सिर्फ 2 इनपुट लेता है, a प्लस बी। अगर हम इससे ज्यादा इनपुट्स निकाल रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तक लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एट अ टाइम वो 2 ही वेरिएबल्स को ऐड करता है। इस वक्त हम यही लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ai प्लस ai प्लस 1 प्लस ai प्लस 2 प्लस ai प्लस 3 वाला काम यहां पे करें। अगर मैं ऐसे ही जाने दूं तो ये क्या करेगा? फर्स्ट इनपुट लेगा ai, उसको c में डालेगा, फिर सेकंड इनपुट लेगा a2, उसको c में डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ? c की पुरानी वैल्यू खत्म हो गई। a3 उसको इसमें रखेगा, c में डालेगा, दूसरी वैल्यू
खत्म हो गई। इसलिए अंदाजा ये हो रहा है कि ये एल्गोरिथम सही नहीं बना। आइए देखते हैं फिर इसके लिए क्या किया जाए। इसका मतलब क्या है कि हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वैल्यू को आपस में ऐड करना है, और इसको ऐड कराने के लिए जरूरी है कि हम पिछली वाली स्टेटमेंट को ऐड कराएं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो उसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमें असल में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये वैल्यू पहली आइटरेशन में जब ये I1 था तो आ गई, ये वैल्यू जब दूसरी आइटरेशन थी उसमें आ गई, ये वैल्यू जब तीसरी आइटरेशन थी उसमें आ गई, ये वैल्यू जब आखिरी आइटरेशन थी उसमें आ गई। हमें अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। जब इसका एडिशन हो जाए पूरा, इसकी वैल्यू इसके साथ ऐड करनी है। जब ये पूरा ऐड हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू को इस वेरिएबल के साथ ऐड करना है। इसका मतलब याद रखिएगा क्या आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें हर आइटरेशन पे साथ साथ ऐड भी करना है। तो जब हम दूसरी आइटरेशन पे आए, जब ये A2 लिखा हुआ था तो ये गुज़श्ता वैल्यू के साथ ऐड कराना है। जब हम तीसरी आइटरेशन पे आए तो A2 के साथ इस वाली वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। जब हम आखिरी आइटरेशन पे आए तो इस पूरे के साथ ऐड हो जाएगा। ये काम कैसे किया जाए, जब हम फोर्थ आइटरेशन यानी कि आखिरी आइटरेशन पे थे तो हमें यहां तक का रिजल्ट मालूम हो। मसला ये है कि हम अगर A1 से ऐड करना शुरू करें तो A1 किससे ऐड होगा, A1 के पीछे तो कोई है ही नहीं। इसका तरीका हम थोड़ा एल्गोरिथम्स के अंदर देखते हैं। अगर हम इससे पहले एक फर्जी नंबर 0 ले लें तो आसानी से पहली आइटरेशन में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दूसरी आइटरेशन में इसका जो हासिल आएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तीसरी आइटरेशन में इसका जो हासिल आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर आइटरेशन में पिछले वाले नंबर को याद रखवाना होगा। आइए देखते हैं। तो टेक ith इनपुट एज वेरिएबल AI। A1 के अंदर एक वेरिएबल वैल्यू आ गई है, उसको हमने सेव करा लिया C के अंदर। अब अगली वैल्यू आई A2। ये जो A2 यहां पे आया है इसको इसके साथ ऐड कराना है। इसको A1 की वैल्यू A2 के साथ ऐड करनी है। A1 की वैल्यू किसके पास पड़ी हुई थी, C के पास पड़ी हुई है। A1 की वैल्यू किसके पास पड़ी हुई है, C के पास पड़ी हुई है। अब यहां पे हमने A2 की इनपुट को डाल दिया। A2 की इनपुट जब यहां पर आई है तो वो C के साथ, पिछली C के साथ ऐड कराना है। तो बड़ा आसान तरीका है, यहां पे हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया C और इसको ऐड कर दिया। आइए इस एल्गोरिथम को चलाकर देखते हैं। I is equals to 1 to 4, n यहां पे 4 है। टेक फर्स्ट इनपुट एज वेरिएबल AI। सपोज मैंने यहां पे लिखा है A1 के अंदर, मैंने A1 के अंदर डाला है वैल्यू 10। तो जब यहां पे मैंने 10 डाला तो यहां पे ये 10 आ गया, और 10 प्लस C 10 यहां पे आ गया। अब आप पहला सवाल यहां पे आपको ये करना चाहिए कि C की क्या वैल्यू है, C की क्या वैल्यू है। हमें यहां पे 10 प्लस 0 करना है। तो बहुत आसान काम है, हम इस C वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस किया है यहां पे फॉर लूप से पहले ही यहां पे हम कह देते हैं, इसको मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 0 डाल देता हूं कि C इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, C इक्वल्स टू 0 प्लस 10, और C की वैल्यू हो जाएगी 10। पहली आइटरेशन में C 10 बन जाएगा। अब I is equals to 2, take second input as variable A2। सपोज मैंने A2 के अंदर डाला है 20। इस 20 को इस 10 के साथ ऐड करना है। तो 20, C की वैल्यू 10 थी, 20 प्लस 10
इज इक्वल्स टू 30। ये c की वैल्यू ओवरराइट होके 30 हो गई, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। अब आइए देखते हैं, i इज इक्वल्स टू 3, टेक थर्ड इनपुट एज वेरिएबल a3। सपोज मैंने उस इनपुट के जवाब में नंबर डाला है 30, तो आइए देखते हैं, a30 प्लस दिस एडिंग, जो कि ऑलरेडी c की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस 30 इज 60, ये 60 बन गया। अब अगली आइटरेशन हुई, फोर्थ, टेक फोर्थ इनपुट एज वेरिएबल a4। a4 के अंदर सपोज मैंने 40 डाला और 40 को ऐड होना है इन सबके साथ, और इन सबका एडिशन, आखिरी वाला एडिशन c के पास, वेरिएबल c के पास पड़ा हुआ है, तो ये 40 आ गया। 40 प्लस पहले से 60 है, तो 40 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 100। यहां तक करने के बाद वी विल एंड द फॉर लूप और आउटपुट कर देंगे वेरिएबल c को। एक बात यहां पे ये काबिल गौर है कि अगर मैथमेटिक्स में हम इस तरह से लिख नहीं सकते, इसलिए कि अगर मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे तो c और c आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसकी इजाजत है, इसलिए एल्गोरिथम इस तरह का लिखा जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स में बात करें तो ये c इस तरफ जा सकता है और c माइनस c कैन बी क्रॉस्ड आउट, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये अलाउड होता है और c और c आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, बल्कि यहां पे c इज इक्वल्स टू 0 प्लस ai होगा पहली आइटरेशन में, दूसरी आइटरेशन में c इज इक्वल्स टू 10 प्लस ai होगा, तीसरी आइटरेशन में c इज इक्वल्स टू 20 प्लस ai होगा, तीसरी आइटरेशन में 30 प्लस ai होगा, उसके बाद वाली में 60 प्लस ai होगा। यह हमारा फॉर का लूप है जिसके जरिए से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को 2, 4, 6, 8, 10 में नहीं होती बल्कि लाखों में होती है। अब अगर इस तरह की कोई प्रोसेसिंग करनी है तो कैसे हम करेंगे, इसके लिए लूप को के जरिए से हम 1 लाख दफा अगर इस लूप को चला दें तो ये 1 लाख दफा इसका काम कर सकती है। किसी यूनिवर्सिटी में अगर लिस्ट डाउन करना है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, इन सब के नाम सामने आ जाएं, तो हमें एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाना होगा, प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसको लूप को अगर 5000 बच्चे हैं तो 5000 दफा उस लूप को चला देंगे। सिर्फ 2 लाइन के अंदर ये पूरा कोड चल सकता है। ये पावर है लूप्स की। इसी की तरह का एक और लूप भी है जिसको हम कहते हैं व्हाइल। यही काम हम व्हाइल की मदद से भी कर सकते हैं। अगर यही काम हमें व्हाइल से करना पड़े तो उसको किस तरह से करेंगे, व्हाइल i is equals to, while I is less than equals to n। while के लूप के अंदर कंडीशन आती है while I is less than equals to n, take I input as ai, फिर यही वाला काम यहां पे करना है, c is equals to c plus ai एंड while। एल्गोरिथम में आप एंड while भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आपको क्या यूज करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू विल यूज। अगर आप
C++ या जावा यूज कर रहे हैं तो एल्गोरिथम में ब्रैकेट्स का यूज करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस भी ब्रैकेट्स के जरिए से लूप को खोलती और बंद करती हैं। अब इसी को आप आगे बढ़ा के खत्म भी कर सकते हैं कि आउटपुट C। यहां पे while का फॉर और while की हम लोगों ने का काम हम लोगों ने करके देखा। अब अगर आप इसको खुद से, हम सॉल्यूशन इसके बाद में निकाल लेंगे, अब इसको आप खुद से माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एल्गोरिथम्स भी इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी, उस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए पहले खुद से इस काम को करें, बाद में प्रैक्टिस शीट के अंदर इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। व्हाइल लूप के अंदर आप कंडीशंस या फॉर लूप के अंदर आप कंडीशन की स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि हमने पिछले सेशंस में देखा कि अगर कोई इनपुट गलत डाल दे, मिसाल के तौर पे हम वही वाला काम करना चाह रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक के दरमियान की ही इनपुट आ जाए, तो हम यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। इस फॉर के अंदर हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, जैसा हमने पिछली क्लासेस में किया था कि इफ वेरिएबल ai इज लेस देन इक्वल्स टू 9 देन गो टू 1.2 एल्स रिपीट 1.1। इस तरह की स्टेटमेंट से हम कंडीशंस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने इफ के अंदर इफ देखा था, जिसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। फॉर के अंदर भी फॉर हो सकता है और व्हाइल के अंदर भी व्हाइल हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक हमने लूप लिखा फॉर I इज इक्वल्स टू 1 to n, और दूसरा लूप लिखा फॉर j इज इक्वल्स टू 1 to n, और उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखी। ये काम भी हम कर सकते हैं। इस लूप की प्रोसेसिंग किस तरह से होगी? I इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1 और ये अंदर जाएगा, फिर j इज इक्वल्स टू 2 ये फिर अंदर जाएगा, फिर j इज इक्वल्स टू 3 ये फिर अंदर जाएगा, j इज इक्वल्स टू 4 ये अंदर जाएगा, j इज इक्वल्स टू n ये अंदर चला जाएगा। जब ये लूप एक दफा पूरा चल गया, अब I इज इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 1 to n, j इज इक्वल्स टू 2 to 2, 3, 4 n तक चला जाएगा, फिर तीसरी दफा चलेगा, इस तरह से चलता जाएगा। ऐसे लूप्स की जरूरत कब पड़ती है? ऐसे लूप्स की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके पास, जिन लोगों को अगर मैट्रिसेस का आइडिया हो तो वो देख सकते हैं कि अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा है तो वहां पे ऐसे लूप्स की जरूरत पड़ सकती है। ये आपकी वैल्यूज है 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो I इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3, I इज इक्वल्स टू 2, I इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3, I इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3, I इज इक्वल्स टू 3, j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3। इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर ये 2 डायमेंशनल लूप या नेस्टेड लूप की भी जरूरत पड़ सकती है। आइंदा के क्लास लेसन्स में अब आप इन कंस्ट्रक्ट्स को के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनते हुए देखेंगे। तो आज के इस लेसन के अंदर हमारे पास हमने एक लूप्स का इजाफा किया है कि लूप्स वो चीज है जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, एक अहम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जिसके जरिए से आप कलेक्शन ऑफ डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक छोटे से एल्गोरिथम में देखा कि ये सारा कलेक्शन आपस में प्रोसेस भी हो सकता है। बाकी चीजें
इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर करके देखेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी।